फाइन स्टूडेंट, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर नंबर 22 ब्रिटिश प्रोग्राम एंड पॉलिसी, और लेक्चर 21 में हम लोग देखें सिविल सर्विस पॉलिसी, और आज की क्लास में देखेंगे पुलिस एंड आर्मी रिफॉर्म्स। तो पुलिस का स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया ब्रिटिश ने, उसमें कर्नवालिस का क्या रोल है, बाकी गवर्नर जनरल का क्या रोल है, वो भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड आर्मी रिफॉर्म्स, याद करो 1857 का इतना बड़ा विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, उसके बाद आर्मी को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। समझे, आर्मी को रीऑर्गेनाइज, क्योंकि आर्मी ही है जिसने चुनौती दिया था इन द फॉर्म ऑफ सिपाही म्यूचुअली। तो ये भी चीज़ हम लोग इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 22 सिलेबस देख सकते हो विद्यार्थी लोग, एरा ऑफ कंपनी है, चाहे उसके बाद फिर क्राउन रूल आएगा, तो उस बीच में गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, ठीक है। तो वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो ब्रिटिश राज 3 पिलर पे पूरा टिका हुआ था। सिविल सर्विस वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास, और इस क्लास में पुलिस एंड आर्मी रिफॉर्म्स पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रिटिश आने से पहले क्या स्थिति था इस कंट्री का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका क्या स्थिति था। तो यहाँ पे देख सकते हो एक पूरा ब्रिटिश एम्पायर, मुगल एम्पायर हुआ, यानी कि ब्रिटिश आने से पहले की बता रहे हैं। अच्छा, ब्रिटिश आने से पहले कौन रूल कर रहा था भारत में? मुगल रूल कर रहा था, करेक्ट, याद करो, मुगल रूल कर रहा था। तो मुगल के टाइम में प्रशासनिक सेवा क्या था, किस तरह रूल किया जाता था? तो मुगल के टाइम में जो एम्पायर है वो परगनाज में डिवाइडेड थे। परगनाज कह सकते हो प्रोविंस उस समय का, समझे, जिसको हम लोग तालुकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तालुकास भी। और ये परगनाज या तालुकास है, इसको जो कंट्रोल करता था उसको कहते थे फौजदार। क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्या कहते हैं स्टूडेंट? फौजदार। तो फौजदार कंट्रोल करेगा परगना को, यानी कि तालुकास को। उसके नीचे ये परगनास और भी डिवाइडेड होगा। जैसे एक स्टेट देखते हो ना, एक राज्य बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, बहुत सारे डिवीज़न में रहते हैं, और बहुत सारे डिवीज़न तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में रहता है, करेक्ट, समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? तो परगनास फर्दर डिवाइडेड होगा थानास में। अपना नोट्स देखो ठीक से। तो ये जो परगनास है वो बहुत सारे थानास में डिवाइड होंगे, कह सकते हो कि एक तरह से डिस्ट्रिक्ट है। और ये थानास को जो कंट्रोल करेगा वो कौन होगा? थानेदार्स होगा। कौन होगा? थानेदार्स होगा। और फिर थाना को भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे अभी जब डिस्ट्रिक्ट का कहोगे तो डिस्ट्रिक्ट में कुछ गांव हैं, कुछ टाउन है। जैसे जिस राज्य में तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा रहा हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? बेगूसराय। तो बेगूसराय में कुछ टाउन भी है, जैसे बेगूसराय हेडक्वार्टर जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, और कुछ आसपास गांव भी होंगे ना। तो थानास को फिर 2 भाग में डिवाइड करो, टाउन्स और विलेजेस में। टाउन्स को देखने वाला कोतवाल होगा, और विलेज को देखने वाला विलेज हेडमैन होगा या विलेज वॉचमैन होगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले मुगल के टाइम में चलता था। जब ब्रिटिश आएगा तो इस स्ट्रक्चर में थोड़ा वैल्यू एडिशन करने जा रहा है वो, समझ गए ना। और हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है विद्यार्थी लोग, ये जितने भी तुम लोग देख रहे हो, ये परगनास हो गया, परगनास के नीचे थानास हो गया, थाना से नीचे टाउन्स एंड विलेज हो गया, और अलग अलग अथॉरिटी अटैच होंगे। ये टोटल जो है एक ज़मींदार के अंदर आएगा। तो यानी कि उस समय ज़मींदार को पूरा पुलिस राइट भी था कि ज़मींदार, जाने हो ना, ज़मींदार्स, देखो ज़मींदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, इंश्योरिंग पीस एंड डीलिंग विथ क्राइम एंड क्रिमिनल। जो जितने भी क्राइम हो रहे हैं, जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहे हों, जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व हो, उसको कटल करने का, उसको कम करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर था? ज़मींदार्स के ऊपर था। तो कह सकते हो कि उस समय ज़मींदार पुलिस था, जो पुलिसिंग का काम करता था। उसके पास पुलिसिंग का कैपेसिटी था, पुलिसिंग का उसके पास अधिकार था। और इसलिए हम कह सकते हैं कि मुगल शासन में, मुगल एम्पायर में जो अरेंजमेंट था बहुत ही हापाजाट अरेंजमेंट था। क्योंकि यदि ज़मींदार, वही ज़मींदार जो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहा है, और यदि उसी के पास यदि पुलिसिंग राइट रहे, तो कितना भयानक एक्सप्लॉयटेशन करने जा रहा है वो, समझ पा रहे हो ना। यदि ज़मींदार जो कि ज़मीन का पैसा भी उठाएगा, लैंड रेवेन्यू भी उठाएगा, और उसके पास पुलिसिंग पावर भी है, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ये। तो हम कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी अथॉरिटी था, डिज़ाइन किया गया था, वो ठीक नहीं था,
मुगल टाइम का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें फ्लॉ क्या था कि ज़मींदार अपने ड्यूटी को नेगलेक्ट करते थे, अपना ड्यूटी को ठीक से करते नहीं थे, और इनफैक्ट वो लोग डकैत से मिल के लोगों को लूटते भी थे। यानी कि डकैत के साथ मिल के मर्चेंट क्लास को लूट लिए, जो ट्रैवलर्स है उसको लूट लिए, और जो धन प्राप्त हुआ, जो एसेट प्राप्त हुआ उसको बांट लिए। तो जब पुलिस ही ऐसा करे, जब ज़मींदारी ऐसा करे तो बहुत ही अनएथिकल चीज़ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मुग़ल के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि ज़मींदार को जो पुलिसिंग राइट मिला था वो ठीक नहीं था, क्योंकि उसका नाजायज़ यूज़ करता था ज़मींदार सब। लोगों को डकैत से मिल के, क्रिमिनल से लोग मिल के लोगों को लूटता था, और जो पैसा मिला उसको बांटता था। वेरी बैड ना, बहुत ख़राब चीज़ है कि नहीं है, बताओ। अब आएगा ब्रिटिश। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगा तो इसमें मॉडिफिकेशन करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो क्या मॉडिफिकेशन हुआ। ये जो डिस्ट्रिक्ट है बच्चे लोग, परगना डिस्ट्रिक्ट हो गया। हाँ, डिस्ट्रिक्ट मतलब अभी का डिस्ट्रिक्ट नहीं कह सकते हो, एक प्रोविंस कह सकते हो। एक प्रोविंस मतलब एक स्टेट कह सकते हो। तो एक परगनास हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसको फर्दर सब डिवाइड किया है सर्कल्स में। सर्कल को देखने के लिए दरोगा होगा, और डिस्ट्रिक्ट को देखने के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी होगा, जो कि अभी कह सकते हो आईपीएस, अभी का जो आईपीएस। और नीचे का जो स्ट्रक्चर है बच्चे लोग, सर्कल के नीचे जो स्ट्रक्चर वो सेम इंटैक्ट है। ऊपर देखोगे थाना के नीचे तो थाना स्ट्रक्चर, यहीं पे तुमको सर्कल के नीचे सेम स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर सेम रखा है तुम्हारा कर्नवालिस ने भी। वही कर्नवालिस जिसने सिविल सर्विस के ऊपर भी कोड लाया था, याद है ना, जिसने इनजस्टिस किया था इंडियंस के साथ सिविल सर्विस में भी। तो कर्नवालिस का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो रोल है, वो इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि उसने डिस्ट्रिक्ट का अधिकार किसको दिया, एसपी को दिया। यानी कि एसपी पोस्ट क्रिएट हुआ है। यूपीएससी में पूछा जाता है कि ये जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो अथॉरिटी है, ये जो पोस्ट है भारत में सबसे पहले किसने क्रिएट किया था इस पोस्ट को, तो कौन थे वो, लॉर्ड कर्नवालिस थे। तो परगना को ऊपर देखोगे तो परगना को फौजदार रूल कर रहा था ना, हाँ, अब एसपी रूल करेगा। और फिर परगनास को डिवाइड करोगे बहुत सारे सर्कल में, तो सर्कल के लिए कौन हो गए, दरोगास हो गए। अभी दरोगा मतलब क्या, सब इंस्पेक्टर सब। इसलिए भी देखते हो ना, अभी भी दिमाग में लोगों को दरोगा को लेकर काफ़ी खौफ रहता है। रीज़न ये है क्योंकि वो चीज़ बहुत कैरी हुआ। आखिर दरोगा ही पीपल से पीपल कॉन्टैक्ट करेगा, ज़्यादा नज़दीक रहेगा लोगों के बीच में। अभी भी देखो दरोगा ही बहुत नज़दीक रहते हैं लोगों से। तो यहाँ पे देखो कर्नवालिस का, देखो कर्नवालिस ने क्या किया, रेगुलर पुलिस फोर्स को ऑर्गेनाइज किया और इंडियन सिस्टम को मॉडर्नाइज किया। वो क्यों, अब जो थाना है उसको सर्कल्स बनाया, वही कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट को थाना में कन्वर्ट किया, वही सर्कल में कन्वर्ट किया। अब जो सर्कल को जो रूल करेगा वो दरोगा रूल करेगा। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थी लोग, जो मुग़ल के टाइम से जो ज़मींदार को जो राइट मिल रहा था पुलिसिंग का, वो ड्यूटी निकाल दिया गया। यानी कि ज़मींदार अब पुलिसिंग वाला ड्यूटी नहीं करेगा। ज़मींदार का काम केवल ज़मीन का जो असेसमेंट है, ज़मीन का जो कलेक्शन है, वहीं तक सीमित है। समझ पा रहे हो ना। तो लॉर्ड कर्नवालिस ही है जिन्होंने ज़मींदार को पुलिसिंग राइट से हटाया है। फ्लॉ क्या था, फिर भी फ्लॉ क्या था इसमें, फ्लॉ ये है कि इतना कुछ करने के बाद भी क्राइम रेट कम नहीं हुआ। विद्यार्थी लोग, क्राइम रेट को कम नहीं किया जा सका, क्राइम रेट अभी भी बहुत ज़्यादा था। और दूसरी बात है, ज़मींदार बहुत चालाक था, वो शुरू से पूरा कैप्चर करके रखा था पावर में, वो पावर में था। तो इस चीज़ का यहाँ पे मिसयूज़ करेगा कि सिस्टम में जो लूपहोल्स है, सिस्टम में जो कमी है, उस कमी का यूज़ करके अभी भी वो एडवांटेजियस पोजीशन पे ही रहेगा ज़मींदार, क्योंकि ज़मींदार बहुत दिन से रूल कर रहा था, उसको पता है कहाँ कहाँ कमी है, उस कमी को वो यूज़ करके, समझा, अपने एडवांटेज के लिए काम कर रहा था। तो ये फ्लॉ हो गया। भले ही एसपी आया, भले ही दरोगा आया, मगर सिस्टम में अभी भी फ्लॉ है। ये कब लाया कर्नवालिस ने, तो देख सकते हो 1791 की बात है। अब देखते हैं लॉर्ड मिंटो वन। ये मिंटो वन है, समझे ना, वन इसलिए क्योंकि मिंटो बाद में भी आएंगे। तो ये लॉर्ड मिंटो 1808 में, देखो इसने क्या किया, इसने चेंज किया। अब इसने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट और परगना होगा उसको जो कंट्रोल करेगा वो एसपी नहीं होगा, वो मजिस्ट्रेट होगा। एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया। और जो डिवीज़न बच्चे लोग जो देख रहे थे तुम लोग, अब डिस्ट्रिक्ट को, जैसे ऊपर में क्या था, डिस्ट्रिक्ट को सर्कल बनाया गया। देखो तो ऊपर लॉर्ड कर्नवालिस से क्या था कि डिस्ट्रिक्ट को यानी परगनास को सर्कल्स में कन्वर्ट किया गया, वही थानास में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे परगना को पहले डिविजन्स में कन्वर्ट किया गया, फिर डिविजन्स को सर्कल में कन्वर्ट किया गया। तो इसमें देख लोगे तुम लोग, इसमें
तुमको डिस्ट्रिक्ट का ऑथोरिटी चेंज करके मजिस्ट्रेट को बना दिया गया, और डिवीज़न में एसपी एज इट इज़ है, और सर्कल में दरोगा एज इट इज़ है, यानी कि एक लेयर जोड़ा गया उसमें। वो लेयर क्या है? तुम्हारा डिवीज़न का लेयर है। तो जो एसपी जो डिस्ट्रिक्ट परगना के अथॉरिटी थे पहले, उसको नीचे कर दिया गया। कहाँ पे? डिवीजन्स में कर दिया गया। और उस जो परगना है, परगना कौन कंट्रोल करेगा? अब मजिस्ट्रेट कंट्रोल करेगा, कह सकते हो डीएम। समझ पा रहे हो विद्यार्थी लोग? हाँ, तो देखो वही लिखा गया कि एक लेयर ऐड किया गया और डिस्ट्रिक्ट्स को और भी डिवीजन्स में कन्वर्ट किया गया। देख रहे हो ना, डिस्ट्रिक्ट को डिवीजन में कन्वर्ट किया गया। पहले क्या था? परगना डायरेक्ट सर्कल में कन्वर्ट किया गया था, अभी डिस्ट्रिक्ट को डिवीजन में कन्वर्ट किया गया और डिवीजन में एसपी को बैठाया गया। यानी कह सकते हो एसपी का जो पहले पावर था उसको कम कर दिया गया। एसपी पहले बहुत बड़ा एरिया को देखता था, अब वही एसपी को छोटा एरिया दिया गया एज कम्पेयर टू पहले वाला। कर्नवालिस के टाइम में पूरा एक परगना को एक एसपी देख रहा था, अब एक परगना को डिवीजन में कन्वर्ट, डिवीजन में एसपी को बैठाया जाएगा। दैट इज़ अ डिफरेंस। और फिर डिवीजन फिर कन्वर्ट होगा तुम्हारा सर्कल में, वही थानाज में, और हर थानाज में वही दरोगा बैठे रहेंगे। देखो वही चीज़ हुआ। ही अपॉइंटेड एन एसपी फॉर ईच डिवीजन। देख रहे हो ना, तो डिवीजन के लिए एसपी होगा, और एसपी को जो असिस्ट करेगा, जो टीम होगा, यानी कि जो स्पाई होगा, स्पाई समझते हो ना, जासूस लोग होंगे, उसी को हम लोग गोएंडस कहेंगे। क्या कहेंगे? गोएंडस कहेंगे। तो गोएंडस एसपी को सहयोग करेगा। हाँ, इसमें फ्लॉ क्या है बच्चे लोग कि दिस स्पाइस कमिटेड प्लंडरिंग ऑन द लोकल पीपल। बताओ, ये जो स्पाई जिसको बनाया गया था एसपी को असिस्ट करने के लिए, ये स्पाई गलत काम कर रहा है। जो जमींदार शुरू में कर रहा था ना मुगल के टाइम में, वो काम ये कर रहा है। स्पाई क्या कर रहा है? डकैत लोग से मिल के लूट रहा है कॉमन पीपल को। तो कहेंगे कि इसमें भी फ्लॉ है। और नीचे एज इट इज़ इंटैक्ट रखा गया, जो भी मुगल के टाइम से चल रहा है। देख रहे हो बच्चे लोग, नीचे देख रहे हो टाउन विलेज, टाउन को देखने वाला कोतवाल और विलेज को देखने वाला विलेज हेडमैन, वो रिमेन एज इट इज़ है। आगे देखो विलियम बिंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है। उसने क्या किया? एसपी पोस्ट को ख़त्म कर दिया। एसपी पोस्ट ऑल टुगेदर फिनिश्ड, उसको एबोलिश कर दिया। क्या किया? डिस्ट्रिक्ट और परगना वही मजिस्ट्रेट या कलेक्टर एज इट इज़ है। अब जो डिवीज़न है, डिवीज़न में क्या कर दिया गया? उसको ख़त्म कर दिया गया। एसपी पोस्ट ख़त्म कर क्या, कौन सा पोस्ट आया? कमिश्नर का पोस्ट आया है। तो ये पूछता है कि कौन से गवर्नर जनरल थे कि जिन्होंने एसपी पोस्ट को ख़त्म किया? तो कौन थे वो? विलियम बेंटिक। वही विलियम बेंटिक जिसने सती सिस्टम ख़त्म किया था भारत से विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। समझ पा रहे हो ना? तो कमिश्नर। अच्छा बच्चे लोग, अभी भी एसपी और कमिश्नर का कॉन्सेप्ट है अभी भी भारत में। क्या होता है अभी एसपी और कमिश्नर का काम क्या है? जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे बिहार एक राज्य है, बिहार का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में देखने वाला एसपी होता है, जो सबसे हेड होगा पुलिस का, वो एसपी होगा, जो आईपीएस होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। तो कमिश्नर कहाँ पे होते हैं? कमिश्नर जैसे बड़े बड़े कमिश्नरेट जो है, कमिश्नर मतलब बड़े बड़े जो टाउन है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, ये बड़ा बड़ा टाउन है ना। हाँ, बड़ा बड़ा टाउन है, तो वहाँ पे कमिश्नर हो गया, क्योंकि वो कमिश्नरेट कहा जाता है। ये जगह क्या कहा जाता है? कमिश्नरेट कहा जाता है। तो यहाँ जो हेड करता है वो कमिश्नर होता है। अब कमिश्नर डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव को भेजेगा रिपोर्ट अपना, जो मेन आदमी है। और जो एसपी है वो भेजता है तुम्हारा सेक्रेटरी को। तो कह सकते हो कि कमिश्नर ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, क्योंकि वो टाउन में, जैसे दिल्ली में आपका कोई आईपीएस नहीं होगा, एसपी नहीं होगा, वो कमिश्नरेट है, वहाँ पे कमिश्नर होगा। समझे? तो कमिश्नरेट जो होता है, यानी कमिश्नर जो होता है, वो ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है। तो एसपी पोस्ट को हटा दिया गया। समझे ना? यही लिखा गया है कि विलियम बेंटिक के टाइम में क्या हुआ कि ऑफिस ऑफ एसपी को हटा दिया गया। एंड जो कलेक्टर और जो मजिस्ट्रेट है, हाँ, उसको पुलिस फोर्स में सबसे हेड बनाया गया। देख सकते हो ना तुम लोग ऊपर, सबसे वो हेड है। और कमिश्नर क्या है? तुम्हारा हर एक डिवीजन पर कमिश्नर रहेगा, जो कि एसपी जो कार्य करता था वो अब कमिश्नर काम करेगा। सही बात है ना? हाँ, वो कमिश्नर काम करेगा। इसमें फ्लॉ क्या था? इसमें फ्लॉ ये है कि जो डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए वो पूरा अनबैलेंस्ड हो गया इस सिस्टम में। यानी कि जो ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए कि इतना इसका है उतना उसका है, ज्यूरिसडिक्शन एक प्रॉपर जो ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, उसमें कन्फ्यूजन हो गया। यानी कि बैलेंस नहीं रहा पावर, अनबैलेंस्ड हो गया। इससे क्या कियोस हो गया, कन्फ्यूजन हो गया, और काम करने में एम्बिग्यूटी आ गया। एम्बिग्यूटी मतलब क्या? अनक्लियरनेस, यानी कि प्रॉपर पता नहीं कि किसके अंदर ये आता है। तो नया आप, क्योंकि कमिश्नर बड़ा पोस्ट है,
एसपी से, तो बहुत सारा जगह पे कन्फ्लिक्ट कर रहा था। तो ये भी कहोगे कि व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं इसमें भी ज़रा देखना, नीचे का जो अरेंजमेंट है वो इंटैक्ट है जो मुगल का था। देख पा रहे हो ना, मुगल के टाइम से ही नीचे चल रहा है वो टाउन्स और विलेज का। सर्कल मतलब वही थाना सी होता है। आगे देखो विद्यार्थी लोग, हाँ ये कहोगे कि इसने बहुत चेंज किया है। अभी तक जितना तुम लोग देख रहे थे तो उसमें तुम गवर्नर जनरल का रोल देख रहे थे। अब पुलिस कमीशन 1860 का रिपोर्ट है, कमीशन यानी कि कमीशन बैठा था पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। तो देखो इसके वजह से बहुत चेंज हुआ। अब देखो वही जो परगना मतलब प्रोविंस, सिंपल बात है ना, स्टेट कह सकते हैं उसको। अब देखो इसमें कितना कन्वर्जन हुआ, देखो वो देखने वाला चीज़ है। इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है। प्रोविंस को यानी कि परगना को डिवाइड किया गया रेंज में, फिर रेंज को डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट वाला कॉन्सेप्ट आया, यानी कि स्टेट है, प्रोविंस को अब स्टेट कहा जाए, वही स्टेट कह सकते हो। स्टेट है, स्टेट को डिवाइड किया गया रेंज में, फिर रेंज को डिवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया डिवीजन्स में, और फिर डिवीजन को तुम्हारा सब डिवाइड किया गया सर्कल में। तो कह सकते हो यहाँ पे दो चीज़ नया जुड़ा है, रेंज और प्रोविंस। बाकी चीज़ तो तुमको सेमी नज़र आ रहा होगा। हाँ, और नीचे लेवल पे एक और सिस्टम जुड़ा है, सिविल कॉन्स्टेबलरी। सिविल कॉन्स्टेबलरी एक नया अरेंजमेंट दिख रहा है तुम लोग को नीचे। हाँ जी, एक नया चीज़ जुड़ा है ये सिविल कॉन्स्टेबलरी। देखो तो नीचे ज़रा, हाँ ये एक्चुअली कनेक्ट करने के लिए कि दरोगा भी विलेज हेडमैन से और टाउन के कोतवाल से कनेक्ट हो, उसके लिए सिविल कॉन्स्टेबलरी को ऐड किया गया, कि व्यवस्था को ऐड किया गया, क्योंकि नीचे का भी चीज़ दरोगा को पता चलना चाहिए। और दरोगा कौन है? वही तुम्हारा जो थानेदार से, जो सर्कल का जो हेड है। ऊपर में देखो डिवीजन अभी भी कमिश्नर ही देख रहा है, जो इससे पहले था विलियम बेंटिक जो बना गए थे वो कमिश्नर ही है। डिस्ट्रिक्ट अभी भी कलेक्टर और मजिस्ट्रेट ही देख रहा है, मगर डिस्ट्रिक्ट से भी बड़ा जो रेंज, डिस्ट्रिक्ट से बड़ा जो एरिया है वो रेंज। बात समझ में आ रहा है ना? देखो उसको कौन देखेंगे? उसको डीआईजी देखेंगे। अभी आईजी और डीआईजी होते कि नहीं होते हैं? बिल्कुल, अभी होता है ये सिस्टम। तो क्या है, वो डीआईजी है। और जो एक स्टेट का जो होगा वो क्या होगा? आईजी होगा। अभी बिहार राज्य में देखो जो सबसे पावरफुल जो पोस्ट है वो कौन सा पोस्ट है? डीजीपी है कि नहीं है? हाँ, नोमेनक्लेचर डिफरेंट हो सकता है अलग अलग राज्य का, क्योंकि पुलिस क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, अलग अलग नोमेनक्लेचर हो सकता है। यहाँ पे डीजीपी हो सकता है और मुंबई में कुछ और नाम हो सकता है, मगर पावर सेम है, एक राज्य का सबसे बड़ा पुलिस। तो दो नए लेयर जोड़े गए और दो नए पोस्ट भी क्रिएट किए गए, डीआईजी और आईजी। आईजी ऊपर का रैंक है और डीआईजी में क्योंकि ड्यूटी लगता है तो आईजी से नीचे रैंक है डीआईजी होते हैं। तो देखो यहाँ पे बच्चे लोग समझो इस बात को। रिकमेंडेशन ऑफ पुलिस कमीशन लेड टू द इंडियन पुलिस एक्ट 1861। जो पुलिस कमीशन बैठा 1860 में, उसने कुछ रिकमेंडेशन दिया और उसी रिकमेंडेशन की वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश ने कुछ लॉ पास किया। उसी लॉ कहते हैं हम लोग इंडियन पुलिस एक्ट 1861। अब इसमें नया व्यवस्था जोड़ा गया ना, सिस्टम ऑफ सिविल कॉन्स्टेबलरी, ताकि इन्फॉर्मेशन शेयर हो। किसके बीच में? जो टाउन्स और विलेज है वो इन्फॉर्मेशन दरोगा को भी पहुँचे। देख रहे हो ना? हाँ, टाउन का कोतवाल भी इन्फॉर्मेशन दे दरोगा को, और विलेज का जो विलेज हेडमैन है वो भी इन्फॉर्मेशन दे दरोगा, क्योंकि दरोगा को पता होना चाहिए कि टाउन्स में क्या चल रहा है, विलेज में क्या चल रहा है। समझे? तो वही बोला कि एक नया व्यवस्था जोड़ा गया। पूछ सकता है तुम लोग को कि सिस्टम ऑफ सिविल कॉन्स्टेबलरी बताओ कब जोड़ा गया, किस एक्ट में जोड़ा गया? तो क्या बोलोगे? वो तुम्हारा क्या है? इंडियन पुलिस एक्ट। समझ गए ना? हाँ, इवैल्यूएशन करो बच्चे लोग। तो ये जो व्यवस्था बना है, प्रोविंस, रेंज, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, सर्कल जो देख रहे हो, और एक नया व्यवस्था सिविल कॉन्स्टेबलरी का, इस व्यवस्था को किस तरह तुम एनालाइज कर सकते हो, कितना कारगर रहा है ये? तो देखो यहाँ पे, हाँ, पुलिस काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है क्रिमिनल एक्ट को घटाने में, जैसे डकैती हो गया, ठगी हो गया, तो उसमें बहुत हेल्पफुल हुआ ये सिस्टम के वजह से। बट जहाँ तक सवाल हो पब्लिक डीलिंग का, तो जानते हो कि पुलिस अभी भी क्या था? अनसिम्पैथेटिक था, यानी कि लोगों का सहानुभूति नहीं समझ पा रहा था, लोगों के प्रति सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं था। लोग मर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो पुलिस समझने वाला नहीं है। और अभी भी देखते हो ये चीज़ होता है ना? हाँ बिल्कुल, वही इसको ही बोलते हैं तुम्हारे लेगेसी इश्यूज़। जो पहले व्यवस्था था कहीं ना कहीं अभी भी दिखेगा, अभी भी तुमको पुलिस नहीं समझता है तुम्हारे बात को, वो अपना ही बोलना शुरू कर देगा। बात समझ रहे हो ना? वो भी अनसिम्पैथेटिक रहता है। ज़्यादातर देखते हैं कई जगह, कई राज्य के पुलिस बल तो अच्छे भी होते हैं, मगर अधिकतर जो जनरली पुलिस के बारे में जो परसेप्शन है वो लोगों को सुनते नहीं है ठीक से।
एंड पुलिस वॉज ऑल्सो यूज टू, बताओ पुलिस खुद यही पुलिस है जो नेशनल मूवमेंट हमारा चल रहा था उसको सप्रेस किया। देखो क्या किया गोरे लोगों ने, हमारे इंडियंस को सिस्टम में डाल के, एडमिनिस्ट्रेशन में डाल के हमारे इंडियंस के ही विरोध लड़वाए हैं। यही हुआ है, चाहे जलियांवाला मासाकार में हुआ हो, अच्छा कहीं पे भी हुआ हो, तो यही इंडियंस को सिस्टम में डाल के, पुलिस को, वही पुलिस वाला नौकरी में इंडियंस को डाल के हमारा जो नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था उसको भी सप्रेस कर रहा था। एंड ब्रिटिश ने, सबसे बड़ा फ्लॉ कि ब्रिटिश ने ऑल इंडिया पुलिस सिस्टम कभी क्रिएट नहीं किया। देखो ऑल इंडिया सिविल सर्विस तो क्रिएट हुआ, आर्मी भी पूरा इंडिया के लिए है, बॉर्डर एरियाज़ के लिए, वो पुलिस नहीं हुआ। देखो ये चीज़ सेम रिपीट हुआ ना, अभी भी देखो पुलिस क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, सब राज्य का अपना अपना पुलिस है कि नहीं है। तो कह सकते हो कि अभी जो तुम पुलिस देखते हो वो भी ब्रिटिश का ही देन है कि पुलिस क्या होगा, सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट होगा, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होगा। तो इसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये कि जैसे ब्रिटिश ने पूरा भारत के लिए आर्मी तैयार किया, सिविल सर्विस पूरा भारत के लिए तैयार किया, तो पुलिस पूरा भारत के लिए तैयार नहीं कर पाया, वो प्रोविंस लेवल तक ही रहा। ये भी एक फ्लॉ है, समझ पा रहे हो ना। हाँ, मगर क्राइम रेट कम करने में, ठगी कम करने में, डकैती कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। और सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि उसके बावजूद भी लोगों का सहानुभूति है ना, लोगों के प्रति सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं था पुलिस के अंदर। हाँ, ये भी देख लो स्टूडेंट, पुलिस कमीशन 1902, तो एक पुलिस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर, और इन्होंने कुछ दिया, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने क्या कहा कि देखिए सेंटर के अंदर एक इंटेलिजेंस सिस्टम होना चाहिए, जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा, जिसको अभी कह सकते हो सीबीआई, तुम लोग कह सकते हो। और प्रोविंस के अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिसको तुम कह सकते हो अभी सीआईडी। तो सीआईडी एपिसोड आता है ना सोनी में, तो सीआईडी जो एपिसोड आता है देखना, वो महाराष्ट्र का ही बारे में बताता है, मुंबई में ही क्या क्या हुआ है, मुंबई का घटना यदि कहीं जुड़ा हो तो, क्योंकि हर राज्य का अपना सीआईडी होता है। कहोगे कि सर हम तो देखें कि हिमाचल भी जाते हुए जो भी उसमें बहुत अच्छे अच्छे जो किरदार है, आई लव सीआईडी, अभी भी मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं फ़ैन हूँ सीआईडी का। कहोगे कि सर वो अभिजीत दया अभी भी हिमाचल जाता है, वहाँ पे भी तो सीआईडी दिखाता, अरे वो मुंबई का केस है, वो केस के सिलसिले में वो कहीं पे भी जा सकता है, वो विदेश भी जा सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। केस मस्ट पर्टेन टू मुंबई, सीआईडी है ना, बिल्कुल बात समझो। तो ये जो आइडिया है यही पुलिस कमीशन 1902 में ही दिया था। और ये कमीशन किसके अंडर बना था स्टूडेंट, सर एंड्रयू फ्रेजर, समझ गए ना, वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है। हाँ, सीआईडी प्रोविंस लेवल पे, और सीआईबी जो कि अभी कह सकते हो, सीबीआई कह सकते हो तुम लोग, ठीक है, वो सेंटर में। तो समझ गए ना, ब्रिटिश राज का हम लोग पुलिस कर चुके हैं ना विद्यार्थी लोग, कि पुलिस में क्या क्या रिफॉर्म्स हुआ है। तो जो लेटेस्ट रिफॉर्म है देखो 1902 का है। अब हम लोग आर्मी का देखने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कैसे कहूँगा मैं, इंपॉर्टेंट है, यही आर्मी है जिसके सहारे ब्रिटिश ने इतना लंबा समय तक भारत को रूल किया है। अब जब 1857 का जब रिवोल्ट होगा, डर जाएगा ना वो, उसका अप्रोच में चेंज देखने को मिलेगा तुम लोग को। देखो, द मिलिट्री वॉज द बैकबोन ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, देख रहे हो ना, बैक स्टंप है, बैकबोन है। यदि आर्मी बगावत कर दे तो खत्म हो जाएगा ब्रिटिश एम्पायर, और यही हुआ है बाद में जाके, है ना। तो पहले कंपनी रूल के अंदर समझते हैं, उसके बाद जानते हो क्वीन प्रोक्लेमेशन लगेगा तो कंपनी रूल से क्राउन रूल कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले कंपनी रूल के अंदर देखो दो तरह का मिलिट्री होता था, दो तरह का मिलिट्री फोर्स होते थे। एक क्राउन आर्मी हो गया। कहो सर क्राउन आर्मी कहाँ से आ गया, याद करो 1773 से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्राउन इंटरफेयर कर रहा है ना, तो क्राउन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कमर्शियल बॉडी नहीं रहा जी, कमर्शियल बॉडी तो है ही, साथ में वो सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी भी बन चुका है। तो जब सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी बन चुका है तो पुलिस चाहिए ना उसके पास। और हम ये भी बात जानते हैं विद्यार्थी लोग कि जब 1765 का जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, तो उसमें जितने भी पुलिस राइट्स है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो सब किसने, ब्रिटिश ने रख लिया था अपने अंदर। और इसीलिए जो वहाँ के जो नवाब है उसको दिक्कत हो रहा था। ओनली 23 लाख रुपया दिया जा रहा था एक साल में चलाने के लिए, तो कहाँ करेगा, क्योंकि आर्मी फोर्सेस उसी के पास था। याद आया ये सभी चीज़, बिल्कुल समझो बात को कि क्राउन आर्मी और कंपनी ट्रूप्स। क्राउन आर्मी का मतलब क्या है, दे वर द सर्विंग ब्रिटिश ट्रूप्स ऑन ड्यूटी इन इंडिया। ये सभी ब्रिटिश ट्रूप्स हैं जो भारत में काम कर रहे हैं, भारत में सर्व कर रहे हैं।
हाँ, दिस वेर द सर्विंग ब्रिटिश ट्रूप्स ऑन ड्यूटी इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश ट्रूप्स में अपना भूमिका अदा करें। ये सब ब्रिटेन के हैं कह सकते हो, क्योंकि ये क्राउन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए काम कर रहे हैं। और देखो कंपनी ट्रूप्स क्या होगा, कंपनी ट्रूप्स में क्या होगा, इसमें यूरोपियन रेजिमेंट्स के भी होंगे, बाहर के यूरोप के लोग भी होंगे, और कुछ हमारे इंडियंस भी होंगे, नेटिव रेजिमेंट भी होंगे। यानी कि जो भी सिपाही मिटनी हुआ वो क्राउन आर्मी नहीं था, वो कंपनी ट्रूप्स का था। सिंपल बात है, क्योंकि जो क्राउन आर्मी होगा उसमें ब्रिटिशर्स ही रहेगा, मगर जो कंपनी ट्रूप्स होगा उसमें देखो मिक्सचर है, यूरोपियन रेजिमेंट का भी है, बाहर का यूरोप का भी है, और उसमें मोस्टली ब्रिटिश होगा, और बाकी यदि कंट्री का कोई आना चाहता है तो वो भी आ सकता है यूरोप का। और इस कंपनी ट्रूप्स में इंडियन भी होंगे, उसमें नेटिव रेजिमेंट भी होगा, जो कि लोकली भारत में रिक्रूट किया आता है। कंपनी वाला जो है वहाँ से आएगा उठ के, इंग्लैंड से उठ के आएगा, यूरोप से उठ के आएगा, बट ये जो कंपनी ट्रूप्स है वो भारत में ही बनाया हुआ चीज़ है। कुछ यूरोपियंस भी होंगे उसमें, कुछ इंडियंस भी होंगे, मिक्सड होंगे। जानते हो रिवोल्ट ऑफ 1857 हो जाना, उसके बाद ये स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों को पता चल गया कि आर्मी हिला सकता है। यदि आर्मी को कंट्रोल नहीं किया जाए तो आर्मी ब्रिटिश एम्पायर को धराशायी कर सकता है। तो देखो रिफॉर्म्स द अंडर क्राउन रूल, अब तो आ गया ना क्राउन रूल 1858 के बाद, क्राउन 57 के बाद जानते हो क्वीन प्रोक्लेमेशन हुआ, क्राउन रूल आ गया। अब इसने क्या किया कि सिंपल यूरोपियन ब्रांच और इंडियन ब्रांच कर दिया। देखो इंडियन ब्रांच का काम क्या है, पहले ये देखो, ये आर्मी जो एक्सपांसन के लिए है, यूज टू डिफेंड द इंडियन टेरिटरी ऑफ द एम्पायर फ्रॉम द अदर इंपीरियलिस्ट पावर। कोई अटैक कर रहा है इंडिया को बाहर से, तो ये फोर्स क्या है, उसको प्रोटेक्ट करेगा, इंपीरियलिस्ट पावर को प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि बाहर से कोई अटैक कर, लेट से कोई कंट्री अटैक कर रहा है, जैसे रसिया पेरिल हो रहा है, रसिया आ रहा है अटैक करने के लिए, तो लड़ने के लिए कौन जाएगा, ये आर्मी जाएगा। समझे, यही इसी बोलते हैं आर्मी ऑफ एक्सपेंशन, यूज टू डिफेंड द इंडियन टेरिटरी ऑफ द एम्पायर फ्रॉम अदर इंपीरियलिस्ट पावर्स। ठीक है, जो भी बॉर्डर एरिया रहेगा यही बैठा रहेगा, ताकि बाहर से यदि अटैक करे तो ये क्या कर सके, कॉन्सुलेट वो कर सके, काउंटर कर सके। एंड देखो एशिया में, अफ्रीका में जहाँ जहाँ एक्सपांसन करना पड़ा टेरिटरी का, यही लोग को बेचता था। और यही देखो यहीं पे हमारे इंडियंस लोग भी थे, इंडियन ब्रांच है तो इंडियंस लोग रहेंगे ना, और वही बोले थे एक तो हम बाहर जाएंगे तो हम मलेच्छ हो जाएंगे, हमारा धर्म नहीं कहता है कि सी को क्रॉस करना चाहिए, सही बात है ना। और दूसरी बात है कि जो बाहर जा रहे तो अलाउंसेस मिलना चाहिए ना, पैसा मिलना चाहिए ना, अब तो पैसा भी नहीं दे रहे हो, इसलिए विद्रोह भी हो गया। दैट्स द इंडियन ब्रांच। यूरोपियन ब्रांच का काम क्या है, देखो वहाँ जब एक्सपांसन हो गया विद द हेल्प ऑफ इंडियन ब्रांच का एक्सपांसन किया, चाहे एशिया यूरोप कहीं भी कर, यूरोप नहीं एशिया और अफ्रीका में, जब एक बार एक्सपांसन हो गया तो उसके ऊपर जो हुकूमत करेगा, उसके ऊपर जो कंट्रोल करेगा, जैसे एक एरिया को, लेट से अफ्रीका में एक एरिया को ऑक्युपाई किया इंडियन ब्रांच ने, तो उसके बाद जो आगे का जो संभालेगा वो यूरोपियन ब्रांच होगा। देखते हो कितना चालाकीबाजी है ये, कि पहले इंडियंस को भिड़वा देगा मरने के लिए, और इंडियन जैसे ही ले लिया उसमें कितने इंडियंस मर जाएंगे, सही बात है, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस रहेंगे इसके अंदर। और एक बार जब एक्सपांड हुआ, एक बार एरिया ले लिया गया अफ्रीका का, उसके बाद बोलेगा तुम लोग जाओ, तुम्हारा काम खत्म हुआ, वहाँ पे यूरोपियन ब्रांच के मेंबर्स को डाल दिया जाएगा। ये अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन है। तो वंस एक्सपांसन डन इन ऑर्डर टू हैव होल्ड ओवर द रीजन, दिस ब्रांच वाज यूज्ड। आया समझ में, उस जगह को कंट्रोल करने के लिए एक बार एक्सपांसन कौन कर रहा है, इंडियन ब्रांच जिसमें इंडियंस लोग भी है। एक बार एक्सपांसन हो गया, एक बार टेरिटरी ले लिया तो उसके बाद जो कंट्रोल करेगा वो यूरोपियन ब्रांच करेगा। तो देख रहे हो ना कितना बड़ा शिफ्ट है। पहले क्राउन आर्मी था, कंपनी ट्रूप्स था, वो ख़त्म हो गया। अब क्या है तुम्हारा, क्योंकि कंपनी क्राउन आर्मी क्राउन के लिए काम करेगा, उस सेमी सॉवरेन पॉलिटिकल एंटिटी के लिए काम करेगा, जो क्राउन का रिप्रेजेंटेशन होगा वहाँ से आएगा आदमी उठ के। कंपनी ट्रूप्स यहाँ के लोग भी होंगे, कुछ यूरोपियंस भी मिक्सचर होंगे। बट जैसे ही 1857 का रिवोल्ट हुआ, क्योंकि जो रिवोल्ट किया वो कंपनी ट्रूप्स नहीं किया था, सिवाय मोटी नेटिव इन्फेंट्री जानते हो ना, सिर्फ मंगल पांडे लोग ही किए थे उसको। तो बैरकपुर बहरमपुर बताए हैं क्लास में, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखो, तो टू अपहोल्ड द डोमिनेशन, आर्मी कमीशन ऑफ 1859 एंड 1879 सजेस्टेड सम मेजर, ताकि जो इंडियन ब्रांच है उसमें खूब कंट्रोल रहे, किसका, यूरोपियन ब्रांच का, ताकि इंडियंस के ऊपर कंट्रोल रहे। तो कुछ सुझाव आया था, आर्मी कमीशन बैठा था स्टूडेंट 1859 और 79 में, तो उसने कुछ मेजर्स दिया। अब देखो इस मेजर्स का किस तरह इस्तेमाल करेगा ब्रिटिश, सब बहुत चालाकी से यूज़ करेगा विद्यार्थी लोग। पहले तो प्रोपोर्शन ऑफ आर्मी पर्सनल, यानी कि मैं ये आपको यूरोपियन ब्रांच के बारे में बता रहा हूँ कि यूरोपियन ब्रांच में किस तरह सजाया गया, क्योंकि कोशिश किया जाए कि यूरोपियन ब्रांच में इतना यूरोपियंस को भर दो कि इंडियंस को कुछ चले ही नहीं। नंबर 1,
प्रोपोर्शन ऑफ आर्मी पर्सनल, यानी कि आर्मी पर्सनल में कितने इंडियंस होंगे और कितने यूरोपियंस होंगे। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ 1/3 वाइट आर्मी, देख रहे हो ना, यानी कि 33% गोरे होंगे यूरोपियन ब्रांच में। पहले कितना था ये, पहले 14% था। जब 33% होंगे तो फुल कंट्रोल रहेगा। पहले कितना था, 1857 रिवोल्ट होने से पहले 14% ही गोरे लोग थे उस आर्मी में। मैं यूरोपियन ब्रांच का बात कर रहा हूँ। अब इसलिए यूरोपियन ब्रांच में इंडियंस भी रहेंगे, सभी यूरोपियंस लोग बाहर से तो नहीं आ जाएंगे ना, इंडियन को हायर करना ही पड़ेगा। तो यूरोपियन ब्रांच में 33%, पहले कितना था, 14% था, बढ़ा के 33% कर दिया गया। देखो, और दूसरी बात है स्टूडेंट, जगह देख के है ये, जगह देख के है ये तो ओवरऑल के जगह देख के। जैसे देखो बंगाल का आर्मी है तो उसमें 1:2 होगा, यानी कि 2 इंडियंस पे 1 यूरोपियन होगा कंट्रोल करने के लिए। 1 to 2 इन बंगाल, हाँ 2 to 5, हाँ अच्छा। प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियंस वाज फिक्स्ड एट 1 to 2 इन बंगाल आर्मी एंड 2 to 5, यानी कि 2:5 होगा तुम्हारा मद्रास में, मद्रास और बॉम्बे में, जहाँ पे दिक्कत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नीचे दिक्कत नहीं है मद्रास में। तो मद्रास में क्या है तुम्हारा, देखो 2 to 5, यानी कि 2:5 है, 2 यूरोपियन है तो 5 इंडियंस वहाँ संभाला जा सकता है। मगर जो बंगाल रीजन है जहाँ पे हर समय बगावत होने का चांस है, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है तुम्हारा, वहाँ पे प्रोपोर्शन 1:2 का रखा जा रहा है, 1 to 2 इन आर्मी। बात समझे, तो प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियंस वाज फिक्स्ड एट 1 to 2 इन बंगाल आर्मी, मतलब 1:2 है इसका मतलब, 1 यूरोपियन रहेगा तो 2 इंडियंस रहेगा। नीचे देखोगे तो क्या है तुम्हारा, मद्रास और बॉम्बे आर्मी में क्या है, 2:5 है। तो संख्या बढ़ाया जा रहा है ना, हाँ संख्या उधर ज़्यादा है बंगाल रीजन में। मोनोपोली या स्ट्रेटेजिक एरिया, जो स्ट्रेटेजिक एरियाज है, जैसे एग्जांपल देखो, स्ट्रिक्ट यूरोपियन मोनोपोली ओवर की जोग्राफिकल लोकेशन एंड डिपार्टमेंट, जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो स्ट्रेटेजिक जगह है, वहाँ पे यूरोपियंस लोग ही कंट्रोल करेंगे। एग्जांपल देखो, आर्टिलरी, टैंक, आर्म्ड कॉर्प्स, ये सब जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिससे जान रहे हो कब क्या लड़ना है, आर्टिलरी जानते हो, सब वेपन्स, वो जो कंट्रोल करेगा वो यूरोपियन ही करेगा, वो उसको इंडियंस को नहीं दिया जाएगा ये करने के लिए। सोफिस्टिकेटेड वेपन, जो बढ़िया बढ़िया जो वेपन्स है वो यूरोपियंस यूज़ करेगा, और इंडियंस को इन्फीरियर क्वालिटी का वेपन्स दिया जाएगा। बताओ, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन, समझ पा रहे हो ना। और दूसरी बात है जहाँ तक अपॉइंटमेंट और प्रमोशन का, तो नो इंडियंस वेर अलाउड इन द हायर ऑफ रैंक, आप ऊपर रैंक में नहीं जा सकते हो, नीचे, मैंने कहा था ना कभी सूबेदार रैंक, हाँ सूबेदार मतलब नीचे रैंक, वहीं तक मैक्सिमम था। देखो, एंड द हाईएस्ट रैंक एन इंडियन कुड रीच टिल, यानी कि 1914 से पहले तक इंडियंस यदि मैक्सिमम पहुंच पाता था किसी भी पोस्ट पे तो वो सूबेदार था। 1914 के बाद थोड़ा चेंज किया गया, क्योंकि बहुत मांग उठा कि इतना काम करेंगे, केवल सूबेदारी तक रखोगे। सूबेदार बहुत लो रैंक है आर्मी में, और हायर पोस्ट पे कौन था, यूरोपियंस। तो 1914 से पहले जो हायर पोस्ट था इंडियंस के लिए वो सूबेदार रैंक, सूबेदार रैंक बहुत नीचे है, वो ना ही तुम्हारा ब्रिगेडियर है ना ही अभी का जनरल है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत नीचे रैंक है। तो क्या किया, यूरोपियंस कंट्रोल कर रहा है, समझे ना, यूरोपियन ब्रांच इतना। अब ये यूरोपियंस लोग जो है, यूरोपियन ब्रांच इंडियन ब्रांच को कंट्रोल करेगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे समझो वही चीज़ है, देखो री, और ये पहले ऊपर समझ गया ना, पहले यूरोपियन ब्रांच के बारे में बताया तुम लोग को, यूरोपियन ब्रांच में किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया। यूरोपियन ब्रांच में इंडियंस को राइफल गंदा दिया, वेपन्स गंदा दिया, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स ही नहीं दिया। दूसरी बात है, मैक्सिमम तुम पहुँचोगे तो सूबेदार रैंक तक पहुँचोगे। 1914 से पहले ये कहानी था वहाँ पे। स्ट्रेटेजिक एरिया पे फुल कंट्रोल यूरोपियंस का ही है, और आर्मी पर्सनल में भी अब पहले कंपेयर में ज़्यादा 14% था, बढ़ा दिया गया, और जगह देख देख के भी है, ये तो ओवरऑल हो गया, जगह देख देख के भी है। जैसे बंगाल जो कि हर समय हलचल में रहता है, वहाँ म्यूटिनी होने का चांस है, तो वहाँ पे यूरोपियंस का पावर बढ़ा दिया गया, संख्या बढ़ा दिया गया उसका। मद्रास और मुंबई में कितना है, तो 2:5 का है उसमें। यहाँ पे देखो विद्यार्थी, देखो कितना ब्रिटिश लोग, बदमाश लोग सब है। देखो इंडियन ब्रांच है, उसमें फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया, चूँकि नेशनलिस्टिक फीलिंग्स का दौर है विद्यार्थी लोग, इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट हो रहा है। इस चीज़ को चेक करने के लिए उसने क्या किया, वही फूट डालो राज करो, यानी कि सोल्जर के बीच में भी वो फूट डालेगा, समझ गए ना। देखो उसने सोल्जर में भी यूनिटी ना आए, सोल्जर में भी एकता नहीं आए, बाकी जो पॉपुलेशन जो मार झेल रहा है, जो आज़ादी का बिगुल बजा के चल रहा है, उससे वो डिस्कनेक्ट रहे, उस तरह का व्यवस्था किया है ये इंडियन ब्रांच में।
हाँ, ताकि फिर से 1857 का रिवोल्ट, वो जो भयानक जो रिवोल्ट हुआ था जिसने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया था, उस तरह का ना हो। एग्जाम्पल, ब्रिटिश ने क्या किया इसके लिए? पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटर पॉलिसी, यानी कि वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेला है। कैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी? देखो, कम्युनल पॉलिटिक्स, कास्ट, ट्राइबल, रीजनल कॉन्सियसनेस बस इनकरेज, यानी कि इंडियन लोग है भरा हुआ उस आर्मी में, क्योंकि इंडियन ब्रांच है तो इंडियन लोग ज़्यादा रहेगा। और सबको बोला था कि देखो ये इस कास्ट से आता है, ये छोटा कास्ट से आता है, तुम बड़ा कास्ट से है, डिस्टेंस मेंटेन करो। ये ट्राइबल है, ट्राइबल है, दूर रहो उससे। यानी कि इंडियंस के बीच में ही, समझ रहे हो ना, जहर। और पहले ही जानते हो हमारा स्ट्रक्चर ही बहुत बढ़िया था इंडियन सोसाइटी का, पहले से ही डिफरेंसेस है। तो और ये लोग को पता चल गया कैसे इंडियंस को तोड़ना है। देख रहे हो ना, कम्युनल, कास्ट, ट्राइबल, रीजनल कौन, ये इनकरेज किया जा रहा था ताकि नेशनलिस्ट फीलिंग सबके अंदर उमड़ नहीं पाए, एक दूसरे से लड़ते रहे जाति के नाम पे, जगह के नाम पे, ट्राइबल के नाम पे। समझ आ रहा है ना ब्रिटिश का चालाकी? देखो, दूसरी बात है, ब्रिटिश देखते हो ब्रिटिश कितना चतुर है। ब्रिटिश एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आया, मार्शल रेस एंड नॉन मार्शल रेस। मार्शल रेस का मतलब होता है कि जिसका जन्म ही हुआ है बहादुरी के लिए, जो बहादुरी रेस का है। बोलते हैं ना कि ये पैदा ही लिया है संसार को जीतने के लिए, वो सब मार्शल है, जनरल है बाय बर्थ। ये लोग इतना बदमाश लोग सब है। ब्रिटिश ने, देखो याद करो, 1857 के रिवोल्ट में सिख ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था और गोरखा ने भी ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। तो गोरखा रेजिमेंट हो या सिख रेजिमेंट हो, इसको कह दिया कि ये रेसियल, ये क्या है तुम्हारा? मार्शियल रेसेस, यानी कि ये लोग ब्रेव है। और याद करो, अवध का जो आर्मी था उसने ब्रिटिश को अपोज किया था, याद है ना? अवध से चिंगाड़ी शुरू हुआ था 1857 में। तो अवध वाला जो आर्मी को क्या बोल दिया? ये नॉन मार्शियल रेस है, ये जन्म नहीं लिया है लड़ने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन जानबूझ किया गया। देखो, आइडियोलॉजी मार्शियल रेसेस और नॉन मार्शियल रेसेस के साथ हुआ आया। एग्जाम्पल देखो, वही 1857 रिवोल्ट के बाद सिख सोल्जर ज़्यादा रिक्रूट किए जा रहे थे अवध सोल्जर कंपेयर में, और उसके लिए जस्टिफिकेशन ब्रिटिश क्या देगा? कि बोलेगा कि ना, ये सब सिख तो मार्शियल रेस का है, ज़्यादा कैपेबल है, ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, इसको जरूर हायर करना चाहिए, तुम लोग को नहीं करेंगे, तुम लोग मार्शियल रेस से है ही नहीं। देखता है ब्रिटिश डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहा है विद जस्टिफिकेशन, और भी फालतू वाला जस्टिफिकेशन। समझ पा रहे हो ना? तो ये नया कॉन्सेप्ट साथ ब्रिटिश आया ठगने के लिए लोगों को। दूसरी बात है, कास्ट एंड कम्युनल कंपनीज वेर इंट्रोड्यूस इन ऑल। बताओ, कास्ट वही हिंदू मुस्लिम वाला चीज़, कास्ट वाला चीज़ हर रेजिमेंट में इंट्रोड्यूस कर रहा है वो, हर जो सेना का जो टुकड़ी है वहाँ पे वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, उसमें देखो जानबूझ के ऐसा रेजिमेंट तैयार किया जा रहा है इंडियंस का जिसमें अलग सोशो एथनिक ग्रुप्स हो, एक कहीं दूसरे जगह से आए, कहीं दूसरे जगह से आए, सेम जगह का लोग मिल जाएंगे तो क्या होगा? हम तो एक ही है, कनेक्ट हो जाएगा लैंग्वेज से। यदि मान लो कि तुमको ले लिया गया और नागालैंड से एक आदमी को मिला दिया गया, बोला है कि चलो ठीक है बिग बॉस खेलते हैं, तो लड़ जाओगे एक दूसरे से। यही होता है ना बिग बॉस में, अलग अलग से आता है, लड़ जाता है ये लोग, क्योंकि अलग अलग सोशल बैकग्राउंड है आपका। तो यहाँ पे अलग अलग इथनिसिटी को डाल के एक रेजिमेंट बनाया ताकि ये लोग आपस में लड़ते रहे बैठ के, ठीक है, ताकि यूनिटी सोल्जर बनाओ। दूसरी बात देखो, न्यूज़पेपर हो, जर्नल वही मैगजीन हो, या नेशनलिस्ट पब्लिकेशन हो, बीजी तिलक का जो भी बड़े बड़े लीडर है, वो सोल्जर के बीच में पहुँचना नहीं चाहिए। यदि सोल्जर के बीच में पहुँच गया तो सोल्जर को पता चल जाए कि उसका आदमी का क्या स्थिति है इस कंट्री में, हो सकता है वो विद्रोह कर दे, तो किसी तरह उसको नहीं पहुँचे। ये ब्रिटिश का चाल देखते हो। तो जो इंडियन ब्रांच ऑफ आर्मी है, इसमें कितना कब्जा के रखा है ब्रिटिश ने, कितना कंट्रोल किया उसको, ताकि उसका गुलाम बन के रहे और देश को कंट्रोल करके रखे। चालाक है ये लोग, बहुत चालाक चतुर है। देखो यहाँ पे समझो, तो देखो इंडियंस लोग भी डिमांड करेंगे भाई मिलिट्री में भी रिफॉर्म्स लाओ, पुलिस में भी रिफॉर्म, सब दुनिया भर का आया, तो मिलिट्री में भी रिफॉर्म्स लाओ। तो हमारे इंडियंस का डिमांड था जो कि मान लिया गया। देखो डिमांड इंडियंस का, वही इंडियन नेशनल मूवमेंट हो रहा है ना, तो हर चीज़ का डिमांड होगा, सिविल सर्विस से लेकर मिलिट्री लेकर हर चीज़ का डिमांड होगा। और ये भी डिमांड होगा सूबेदार रैंक तक, क्यों, बड़ा रैंक तक भी होना चाहिए। तो हमारे इंडियंस का क्या डिमांड था? डिमांड ये था कि एक मिलिट्री कॉलेज भारत में भी होना चाहिए। भारत में वही मिलिट्री कॉलेज होना चाहिए जो कि सैंडहर्स्ट, जो कि ब्रिटेन में है। सैंडहर्स्ट मतलब ब्रिटेन का एक आदमी का नाम है, कह सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एकेडमी है। तो जो ब्रिटेन में प्रेजेंट है उसी लेवल पे इंडिया में भी होना चाहिए, ताकि हमारे इंडियंस इंडियनाइज हो, यहीं पे वो लोग ट्रेनिंग करें बढ़िया से, यहीं के लोग समझे, यहाँ के जो सेंसिटिविटी है वो सब चीज़ को समझे। हाँ, इस डिमांड को ब्रिटिश ने फुलफिल कर दिया, बोला ठीक है।
तो उसने क्या किया, इंडियन सैंड हाउस कमेटी बनाया और उस कमेटी में बच्चे लोग देखो, उस कमेटी में मोहम्मद अली जिन्ना भी थे और मोतीलाल नेहरू भी थे। मोतीलाल नेहरू बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, और जिन्ना के बारे में तो तुम लोग जानते ही हो, है ना। जिन्ना के बारे में आने वाले समय में पढ़ोगे, मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ोगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया डिमांड को और सैंडहर्स्ट कमेटी बनाया गया। हाँ, इसने कहा कि ठीक है, क्या करेंगे, इंडियनाइजेशन करेंगे, यानी कि इंडियंस को डालेंगे, लार्ज संख्या में इंडियंस को डालेंगे, डोंट वरी। और इस रूप में इंडियन एकेडमी को सेटअप करने का बात था बाय 1933 कि ठीक है 1933 तक जो वहाँ पे है, हाँ, जो वहाँ पे मिलिट्री एकेडमी है, जो ब्रिटेन में मिलिट्री एकेडमी है, बिल्कुल भारत में भी हम 1933 तक, डेडलाइन टाइम क्या लिया गया, 1933 तक हम यहाँ पे खड़ा कर देंगे। देखो तो बिल्कुल क्या हुआ, भारत में भी इस तरह का एकेडमी बना है, रॉयल इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि कहाँ पे खुला, देहरादून में। कब, अक्टूबर 1932 को, यानी कि 1933 लास्ट डेडलाइन टाइम था, उससे कुछ पहले ही वक्त में बना के तैयार कर दिया ब्रिटिश ने। तो कह सकते हो कि ब्रिटिश ने ये मांग भारतीय का मान लिया, क्योंकि इंडियंस लोग कह रहे थे कि जो ब्रिटेन में जो एकेडमी है आपका, जहाँ पे मिलिट्री का, है ना, आर्मी लोग का जो ट्रेनिंग होता है, बिल्कुल इंडिया में भी होना चाहिए। तो ब्रिटिश ने इस चीज़ को मान लिया, उसके लिए ब्रिटिश ने कमेटी बनाया। इसलिए उस कमेटी में देखो वही लिखा गया है, रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट, ठीक है। ये तुम्हारा वहाँ पे एक्चुअली उस जगह पे ब्रिटेन का है ये तुम्हारा, ठीक है, और इंडिया में भी वो चीज़ बना है, ठीक है। तो यानी कि जो ब्रिटेन में था वही रेप्लिकेट भारत में भी हुआ, ये डिमांड्स पूरा मान लिया गया। दैट्स ऑल अबाउट योर पुलिस रिफॉर्म एंड योर मिलिट्री रिफॉर्म्स या आर्मी रिफॉर्म्स, कंप्लीटेड।